नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं 23 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको स्पोर्ट्स ज़रूर देख के जाना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपको डेज वगैरह भी याद रखने चाहिए। डेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी एग्ज़ाम में ना काफ़ी फोकस रह सकता है। तो आप ये सब देख के जाइए कि इंटरनेशनल में क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। उससे रिलेटेड कोई मतलब जोग्राफिकल कोई लोकेशन है तो वो भी आप उनको देख कर जाइएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उपिंदर सिंह से भी क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना रहती है और एशियंट के क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो 3-4 क्वेश्चन तो वहाँ से आएंगे, वो देख लेना आप। इसके अलावा मेडेवल को भी थोड़ा बहुत देख लेना। एक तो ओल्ड जो एनसीईआरटी आती थी सतीश चंद्रा की, उसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा आप हमारे करंट अफेयर्स देखते रहिए, है ना। इस हम यूनिक तरीके से डालने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के यहाँ पे नहीं होते। अभी तो मैं ना इतना डाल नहीं रहा हूँ, कारण ये है कि ना कॉपी वगैरह हो जाता है, पर ये मान के चलिए कि थोड़े दिनों बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरों का ही ट्रक्स डाल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि जीएस में हम बहुत सारे नोट्स डालते हैं। लास्ट ईयर भी हमने डाले थे, तो इस बार फिर हम डालेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। कोई खास बात है नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो बता रखे हैं। आपको पहले ही पता होगा कि कौन कौन से हैं, इनकी लोकेशन वगैरह कई बार पूछ ली जाती है, तो आप देख लेना। नया क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे कि रिवर वगैरह के ऊपर कौन सा लोकेटेड था। तो जो हड़प्पा था वो रावी रिवर के ऊपर था। कौन पे कहाँ कहाँ क्या मिला है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखने वाली चीज़ें कई बार आपको काम आ भी जाती है। मोहनजोदड़ो हो गया जैसे, तो इसमें समझाने वाली कोई खास बात है नहीं। इंडस रिवर पे था, यहाँ ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति की सील भी यही मिली है, बियर्ड मैन मिला है यहाँ पे। सुख्ता जंडोर जो है ना वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में तास्त रिवर के ऊपर पे था ये, है ना। तो ये हड़प्पा और बेबीलोन की जो सभ्यता थी ना उसके बीच में एक ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था। इसके अलावा चानू दारो है, ये भी इंडस रिवर पे लोकेटेड था, पाकिस्तान में है यहाँ। तो बीड में एक शॉप मिली है यहाँ पे। इसके अलावा अमरी है ना जो वो भी इंडस रिवर पे ही है। कालीबंगा घग्गर रिवर के ऊपर था। कैमल बोन्स मिली यहाँ पे। इसके अलावा लोथल है ना जो भोगावा रिवर के ऊपर है ये। तो यहाँ डोक यार्ड मिला है, राइस हस्क मिला है, फायर अल्टर्स मिले हैं। इसके अलावा सुरकोटड़ा जो है ना वो गुजरात में है, यहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं। बनावली जो है वो हरियाणा में है। धोलावीरा रण ऑफ कच्छ में पड़ता है। यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, वाटर रिजर्वर मिला है। तो ये मैप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार एनालाइज करके जाइए। देखने की कोशिश कीजिए कि वैसे तो अब इंडस वाले जो क्वेश्चन है ना वो ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं पूछ रही यूपीएससी। आज से 3-4 साल पहले तक आ रहे थे, पर अब मेरे हिसाब से कम पॉसिबिलिटी आने की। फिर भी देख लीजिए, कभी भी काम आ जाए कुछ भी, है ना। ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, अशोका के ऊपर जैसे लगातार कई साल से क्वेश्चन आ रहे थे, अब बंद कर दिए हैं, है ना, यूपीएससी ने। अशोका के जो स्तंभ वगैरह हैं तो, है ना, वो सब। आगे ज्योग्राफी देख लेते हैं। लेबनान है ना, तो लेबनान कहाँ पड़ता है? ये ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, मेडिटेरियन सी में। इसकी जो कैपिटल है वो बैरूत है। और वेस्ट में इसके ना मेडिटेरियन सी है, ये सीरिया नॉर्थ में और ईस्ट पे पड़ता है। साउथ में इसराइल पड़ता है। यहाँ पे बैका वैली है एक तो, जिसको में ना नितानी रिवर से पानी आता है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस रीजन में काफ़ी उठापटक हो रही है इन दिनों, तो कुछ भी वहाँ से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं। तो आगे पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में बता रखा है। तो इसका क्या मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडिया में प्रमोट करने का एम है। इसने ना फेम जो सेकंड स्कीम थी उसको रिप्लेस किया है। तो इस स्कीम में भी ऐसा है कि ना गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। तो जो सेलर है, मान लो उसको कि लॉस होता है तो उसको वह ना क्लेम कर सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल कार्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। और इसके अंदर जो और प्रोविजंस क्या किया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाएगा। तो आगे फेम स्कीम के बारे में बता रखा। फेम का पूरा नाम ये हुआ करता था ना, इसका भी एम यही था कि
व्हीकुलर एमिशंस है ना उसको रिड्यूस करना है। तो पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाले जो वाहन हुआ करते थे, व्हीकल हुआ करते थे, उससे इमिशन हुआ करता था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये ना स्कीम लाई गई थी कि भाई लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव करें। तो फ्यूल कंजम्पशन को कम करना भी इसका एक एम था। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को इनक्रेज करता था ये। तो इसको है ना नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान जो था 2015 में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको 2 फेज़ में स्टार्ट किया गया था। पहला फेज़ था वो 2015 से लेकर 19 में तक था, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल्स को ना परचेज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता था, इसी पे उसका फोकस था। हाइब्रिड व्हीकल आप समझते होंगे कि इसमें दोनों तरह का ना प्रोविज़न था कि वो इलेक्ट्रिकल भी वो साथ में वो फ्यूल से भी चल सके। दूसरा जो फेज़ था वो 2019 से 24 के बीच में था। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। आगे इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये एक ग्रुप है ना, इसके बारे में बता रखा। तो ये रीजनल अरेंजमेंट है जो कि है ना इंडो पैसिफिक रीजन में है ना कोऑपरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करता है। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये ग्लोबल रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को ना प्रमोट करता है, को सपोर्ट करता है। इसके ना 14 रीजनल पार्टनर्स हैं, इंडिया भी इसका एक पार्टनर है। इसमें 4 पिलर हैं। देखने वाली बात ये है 4 पिलर कौन कौन से? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। तो ये एक तरह का ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उसमें तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि कंट्रीज़ में ना आपस में जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना उनको कम करना होता है या बिल्कुल ही एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हर कंट्री है ना आपस में निगोशिएट कर सकती है एक दूसरे के साथ में अपने इंटरेस्ट को लेके। ये प्रोविज़न है यहाँ पे। तो इंडिया और इस ग्रुप के बारे में बता रखा है यहाँ पे कि ना इंडिया ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, पर इंडिया को ना ट्रेड पिलर से ना बाहर रखा गया, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है ना वो उससे अलाइन नहीं करती इस ग्रुप की पॉलिसीज़ से। इंडिया ने सेकंड जो पिलर है जो कि सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसको रेटिफाई कर रखा है, पर जो फर्स्ट पिलर है ना ट्रेड पिलर, उसमें इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, क्योंकि इंडिया ने ना अभी उसको ना उससे बाहर रखा गया इंडिया को। इसके अलावा ये ना क्लीन इकोनॉमी पे भी फोकस करता है। तो इसका वही काम है कि एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एफर्ट्स करना है, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना है, ये सब है इस ग्रुप में। आगे स्पीसीज़ के बारे में देख लेते हैं। हिल्सा फिश के बारे में बता रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, वैसे जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। तो हिल्सा फिश है ना वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब में मिलती है। पर्शियन गल्फ रीजन में भी मिलती है वो, और बांग्लादेश में ना वर्ल्ड की 70% तक हिल्सा फिश मिलती है। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। और ब्रीडिंग पीरियड के टाइम में ये क्या है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम में आ जाती है। आगे डिफेंस पढ़ लेते हैं। डिफेंस में सबसे पहले गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024 के बारे में बता रखा। तो ये भी एक तरह का फोरम है जहाँ पे इंडिया और जो इंडियन ओशन रीजन है ना उसके जो मैरीटाइम नेशंस हैं, जैसे कि और जो नेशंस हैं, इंडोनेशिया हो गया, मडागास्कर हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब ने एक ना फॉरम बना रखा है जहाँ की कोलैबोरेटिव थिंकिंग, कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ना प्रमोट किया जाता है। तो इसके पार्टिसिपेंट्स देख लो। वैसे तो आजकल यूपीएससी कम पूछ रही है क्वेश्चन, तो ये सब हैं उसके जो कि इंडियन ओशन रीजन में पढ़ते हैं, है ना। और ऑब्जर्वर स्टेटस कीनिया और तंजानिया को है। तो देखने वाली बात यह है कि जो गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम है उसको कॉन्सेप्टलाइज है ना इंडियन नेवी ने 2016 में किया था और तभी इसको लॉन्च किया था। तो इसका काम यही है कि जो मैरीटाइम थ्रेट्स हो गए ना, डायनेमिक जो मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इंडियन ओशन रीजन में है ना उनको देखना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना। स्पोर्ट्स देख लेते हैं आगे। स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आने की डेफिनेट चांसेस इस बार देख के जाइए, अवार्ड्स देख के जाइए इस बार, है ना। इंडियन टीम्स का जो चेस ओलंपियाड के ऊपर जो सक्सेस है ना उसके बारे में बता रखा है। वैसे चेस ओलंपियाड के ऊपर क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर आ गया है, तो काफ़ी कम चांसेस है कि चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन पूछे, पर स्पोर्ट्स का काफ़ी ब्रॉड रेंज है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
देख लेते हैं फिर भी यहाँ पे कि जो 45 चेस ओलंपियाड था वो बुडापेस्ट में लॉन्च हुआ था इस बार, है ना। और इस पर अचीवमेंट क्या है कि ना इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है स्लोवेनिया को डिफीट करके। और लास्ट 2 बार में ना हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, 2014 और 22 में। वुमेन टीम की ना परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो इन्होंने भी ना इस बार गोल्ड मेडल जीता है अजरबैजान को हरा के। और 2022 का जो एडिशन था ना उसमें ब्रॉन्ज जीता था, चेन्नई में हुआ था ये। उस साल ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडिया में हुआ है कि नहीं हुआ, तो हाँ हुआ था इंडिया में। तो चेस ओलंपियाड के बारे में बता रखा है कि हर 2 साल में एक बार होता है ये, है ना। इसको फिडे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो फर्स्ट चेस ओलंपियाड हुआ था वो अनऑफिशियल था और 1924 में हुआ था। तो ये आज का करंट अफेयर था। अब हम कल मिलते हैं, ठीक है।